नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयश्री द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में से नागमती वियोग खंड। इसमें जो हम पहले पद कर चुके हैं उसमें भी हमने जाना कि नागमती अलग अलग आने वाले महीनों में कैसा अनुभव करती है बिना अपने पति रतन सेन के, और किस प्रकार उसकी विरह अवस्था हो गई है उसका यहाँ पर 12 मासा पद्धति से चित्रण हुआ है। प्रत्येक पद में प्रत्येक आने वाले महीने में नागमती अपनी अवस्था के बारे में, अपनी दशा के बारे में बताती है। तो आज जो हम पद करने वाले हैं उसमें देखते हैं कि अपने पति रतन सेन से वियोग की अवस्था में नागमती किस प्रकार का अनुभव करती है, किस प्रकार अपनी वियोग की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है नागमती। लाग कुआर नीर जग घटा, अबहू आऊ पियू पर भूमि लटा। लाग कुआर कि लग गया है, कौन सा महीना? कुआर का महीना। कुआर का महीना अश्विन का महीना, या यूँ कहें कि हमारे जो भारतीय कैलेंडर है उसमें जो 7वां महीना है वो कुआर का महीना है। इस महीने में बारिश कम हो जाती है, नीर इस संसार में घट गया है, कम हो गया है, अर्थात बरसात भी रुक गई है। अबहू आऊ पियू पर भूमि लटा कि अब आओ, हे अपने प्रियतम को वो कह रही है कि पर भूमि, हे प्रिय, पर भूमि पराई भूमि या विदेश में रहने वाले मेरे प्रियतम, अब तुम जल्दी से लौट आओ, वापिस आ जाओ। क्योंकि बारिश कम होने से तात्पर्य क्या है? सभी मार्ग खुल गए हैं। जो बरसात के कारण रास्ते बंद थे वो रास्ते, वो मार्ग, वो आने के मार्ग में जो बाधाएं थी वो अब समाप्त हो गई हैं। तो हे मेरे प्रियतम, अब तुम विदेशी भूमि से वापस लौट आओ। तो ही देखे पियू पलुहे काया, तो ही देखे, तुम्हें देख कर ही मेरी, हे पियू यानी प्रियवर, प्रियतम, पलुहे प्रसन्न होगी मेरी काया, मेरा शरीर प्रसन्नता का अनुभव करेगा। अर्थात जब तुम आ जाओगे तभी मैं तन और मन से सुखी हो पाऊंगी। उत्तरा चित्त फेरी करूँ माया। यहाँ पर क्या कहती हैं कि उत्तरा चित्त, चित्त यानी हृदय, उतरने का मतलब होता है फेर लेना या विरक्त हो जाना। करूँ माया कि तुमने ये किस प्रकार की तुम माया में उलझ गए हो कि तुमने मेरे प्रति अपने मन को बदल लिया है। मेरे प्रति तुम्हारा हृदय क्यों उतर गया है, मन तुम्हारा बदल गया है। इसके साथ यहाँ पर यह भी तात्पर्य आ सकता है कि अब कौन सा नक्षत्र लग गया है? वो उत्तर नक्षत्र भी लग गया है। अतः तुम शीघ्र ही मुझसे आकर मिलो। वह अगस्ती हस्ती घन गाजा। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि अगस्त वह आ गया है। क्या? अगस्त, अगस्त नक्षत्र भी लग गया है। और इसी नक्षत्र में अगर देखें तो हाथी की गर्जना के समान घन यानी बादल भी गरजने लगा है। जैसे हाथी गर्जना करते हैं उसी प्रकार बादल भी गर्जना करने लगे हैं। किस नक्षत्र में? अगस्त नक्षत्र में। तुरय पलानी चढ़े रन राजा। तुरय यानी घोड़े पर पलायन करने लगे हैं। कौन? राजा। और पलायन करके कहाँ पर जा रहे हैं? रणभूमि में जाने के लिए राजा भी तैयार हैं, अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे हैं। चित्रामीत मीन घर आवा। और जो चित्रा नक्षत्र है ये भी, इसका प्रियतम कौन है या इसका मीत कौन है? चंद्रमा है। चित्रा नक्षत्र का मीत, मित्र कौन है? मीत से तात्पर्य यहाँ पर मित्र ले सकते हैं। चित्रा नक्षत्र का मित्र कौन है? चंद्रमा है। और वो किस में आ गया है? अब मीन राशि में आ गया है। कोकिल पियू पुकारत पावा। और कोकिल यानी कोयल भी अपने प्रियतम को पुकार कर उसने पावा, पा लिया है। कोयल क्योंकि कूक रही थी, सावन के महीने में भी कोयल कूकती हैं, आगे भी आने वाले समय में बारिश के दिनों में कोयल कूकती है। और अपनी कूक से उसने अपने पियू को, प्रियतम को पुकार कर प्राप्त कर लिया है। अर्थात कोयल का प्रियतम भी उसे प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी तक तुम लौट कर नहीं आए हो। स्वाति बूंद चातकी मुख परे। और स्वाति के नक्षत्र की जो बूंद है वो चातक के मुख में पड़ गई है, यानी चातक पक्षी ने स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त कर लिया है। सीप समुद्र मोती लय भरे। और अब सभी के दिन बदल रहे हैं। जो सीप है
वो भी समुद्र में मोतियों से भर गई है, अर्थात सीप में भी अब मोती विकसित हो गए हैं। सरवर संवरी हंस चली आए, और हंस पक्षी भी अब सरोवरों में संवरी याद करके वापस लौट आए हैं, क्योंकि सरोवर अब जल से भर गए हैं। तो जो हंस पक्षी उन सरोवरों को छोड़कर चले गए थे, अब उनको दोबारा से उनकी याद आ गई है और वो भी वापस आ गए हैं। सारस कुलरही खंजन देखाए, सारस भी अब क्या करने लगे हैं, क्रीड़ा करने लगे हैं, और खंजन पक्षियों के जोड़े भी अब दिखाई देने लगे हैं। सारस कुलरही, कुलरही यानी क्रीड़ा करना, सारस भी अब क्रीड़ा करने लगे हैं, और खंजन पक्षी भी अब वियोग की अवस्था से बाहर आ गए हैं, अर्थात उनके जोड़े भी अब दिखाई देने लगे हैं। कहने से तात्पर्य क्या है कि सभी पक्षियों के साथी या सभी जो वियोग अवस्था में अपना जीवन जी रहे थे, उनके साथी उनसे आकर मिल गए हैं। चारों ओर प्रेम का वातावरण दिखाई देता है। भय अवगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि अब क्या है, भय अवगास, अवगास से तात्पर्य क्या है, जो खाली मैदान होते हैं, समतल मैदान होते हैं, उन मैदानों में भी अब हरियाली आ गई है। पानी सूख चुका है और वो मैदान भी अब किससे भर गए हैं, कांस के फूलों से भर गए हैं, अर्थात चारों ओर सफ़ेद जो कांस के फूल होते हैं वो खिल गए हैं। कंत न फिरे विदेश ही भूले, लेकिन मेरे कंत, मेरे प्रियतम, मेरे पति अभी भी न फिरे, नहीं आए हैं, विदेश में ही हैं, और ऐसे लगता है कि वो मुझे भूल गए हैं। विरह हस्ती तन साले, इस दोहे में क्या कहा गया है कि विरह रूपी जो हस्ती हाथी है वो मेरे तन को साल रहा है, कष्ट दे रहा है। धाई करे तन चूर, धाई दौड़कर या बार बार वो मेरे शरीर का चूरा बना रहा है, चूर रहा है, चूरा बना रहा है, अर्थात मुझे अत्यधिक कष्ट दे रहा है। विरह रूपी हाथी, वियोग रूपी जो हाथी है वो मुझे बहुत ही पीड़ा प्रदान कर रहा है। बेगी आए पियू बाजहू गाजहू, बेगी यानी जल्दी से, कि हे पियू, पियू यानी प्रिय, तुम शीघ्र आओ और आकर तुम बाजहू ऐसे बजाओ, ऐसे गाजहू ऐसे गर्जना करो। होई सदूर, सदूर से क्या तात्पर्य यहाँ, सिंह से। सिंह, सिंह किसका शत्रु है, हाथी का शत्रु है। सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम आकर शेर के समान बाजो और गाजो, अर्थात आकर गर्जना करो, जिससे कि विरह रूपी जो हाथी है वो यहाँ से भाग जाए, मुझे त्याग दे या मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये विरह रूपी हाथी मुझे दिन प्रतिदिन पीड़ा दे रहा है। इस पद में अगर विशेष की बात करें तो यहाँ पर नागमती ने कुआर यानी अश्विन महीने में अपने प्रियतम के वापस आने की जो उसकी अभिलाषा या इच्छा है उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ अश्विन के महीने में किस प्रकार प्रकृति अपना रूप बदल लेती है, बारिश के बाद किस प्रकार परिवर्तन होता है, कैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो चातक है वो स्वाति बूंद को प्राप्त कर लेता है, सीप मोतियों से भर जाती है, जो हंस है वो फिर से लौट आते हैं, सारस और खंजन का चित्रण किया गया है, कांस के फूल खाली मैदानों में खिल जाते हैं। तो ये अश्विन महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। तो ये किस के रूप में, आलंबन के रूप में यहाँ पर चित्रण इसका किया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। वो इन चीज़ों को देखकर, इन सब जो यहाँ संयोग हो रहा है, पक्षियों का जो मिलन हो रहा है, या प्रकृति जो सुंदर रूप धारण कर रही है, तो वो प्रकृति नागमती के वियोग के लिए आलंबन का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण हुआ है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि 3 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन किया है। एक तो वो उत्तरा नक्षत्र की बात करती हैं, दूसरा वो चित्रा नक्षत्र की भी बात करती हैं, और तीसरा यहाँ हस्ती नक्षत्र की भी बात उन्होंने करी है। अगस्ती हस्ती, यहाँ पर उन्होंने हस्ती नक्षत्र की भी उन्होंने बात करी है। तो इससे पता चलता है कि ज्योतिष के विषय में जो कवि हैं उनको पूरा ज्ञान है और इसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो उत्तरा की, यहाँ उत्तरा जो शब्द आया है इसका 2 अर्थ इन्होंने निकाले हैं। एक तो नक्षत्र के माध्यम से, और दूसरा यहाँ पर उतर गया है यानी मुँह फेर लिया है।
तो दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा, ये श्लेष अलंकार होगा। आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्तरा शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। इसके साथ साथ जो हस्ती घन यहाँ पर रूपक अलंकार है कि जो बादल हैं वो कैसे हाथी के समान गर्जना कर रहे हैं, तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है गया है। अंतिम दो पंक्तियाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सांग रूपक अलंकार की योजना बहुत सुंदर तरीके से की गई है। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि जो चित्रा नक्षत्र है वो मित्र है चंद्रमा का, और जो चंद्रमा है वो मीन राशि में आ गया है। तो यहाँ पर भी ग्रह नक्षत्र किस प्रकार अपनी स्थिति बदलते हैं उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। वियोग का, श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण यहाँ पर हुआ है। अबिदा लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है और माधुर्य गुण है। ठेठ अवधी भाषा में देखें तो चौपाई के साथ साथ अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद का सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।